यदि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन लेने का सपना है, यदि आपने CUET एग्ज़ाम दिया है, तो निश्चित रूप से आज का ये सेशन आपका है। मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। CUET एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका DU में एडमिशन DU में तो दाखिला की जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रारंभ होती है। आप भली भांति इस बात को जानते हैं। बहुत से शिक्षार्थियों के आपकी क्यूरीज होती है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे पास अभी OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अभी EWS का सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन सारी की सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। जिन लोगों को पता है भली भांति उनके लिए आज का ये सेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं निश्चित रूप से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि CUET एग्जाम के आधार पर ही दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होता है। जो शिक्षार्थी जागरूक है उनको भली भांति इस बात का पता है, वो परिचित है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो CUET का एग्जाम तो नहीं दिया था, अब कुछ हो सकता है कि मुझे नहीं पता था। कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब तो जो CUET एग्जाम आपका हो गया उसी के अकॉर्डिंग होगा। मैं केवल और केवल आज CSAS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। CS मतलब CSAS जो भी आपका पोर्टल आज खुला है, पहले फेज की आज हम चर्चा करेंगे। पहले फेज में केवल और केवल शिक्षार्थियों को अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन का बेस आपका CUET एग्जाम ही होता है, क्योंकि उस एग्जाम में आपने जो एप्लीकेशन नंबर भरा था उसी के आधार पर आपकी आगे की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की अधिकृत वेबसाइट जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ यहाँ पर, उसमें आप जा करके उसको जैसे ही आप अपना नंबर डालेंगे, ठीक है, CUET एग्जाम का जो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपके लिए एक जो विंडो खुलेगी उसमें आप अपना जो भी आपके नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह जो हैं वो आप उसमें डालेंगे। और वैसे वो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और 3-4 चीज़ें जिसमें आपका नाम है, जिसमें आपका सिग्नेचर है, जिसमें आपकी फ़ोटो है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर के अपने आप ही वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इन तीनों चीज़ों में आपके नाम की बात है, आपकी फ़ोटो की बात है, आपके सिग्नेचर की बात है, इसमें किसी प्रकार का आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने आप ही जनरेट होकर के वो सारी चीज़ें आती है। आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आप उसमें जो बदलाव कर सकते हैं उसकी हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर। तो मूल रूप से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है तो आप उसके आधार पर कर देंगे। एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले शिक्षार्थी, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यदि आपका रिजल्ट नहीं, हालांकि लगभग सारे बोर्ड्स के ऑल इंडिया में रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले बच्चे का सवाल ये होता है कि साहब इसकी लास्ट डेट कब है। अरे भाई अभी तो शुरू हुआ, आप लास्ट डेट का इंतजार क्यों कर रहे हो। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, जब आप कॉन्फ्रेंस में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैम ने साफ रूप से निश्चित शब्दों में कहा है 28 मई से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लगभग लंबे समय तक इस अंतराल में हम इसको रखेंगे, जारी रखेंगे। लगभग 1 मंथ का आपको समय मिलेगा। तो कॉमन सी बात है, यदि हम बात करें तो 28 मई से हम बात करते हैं तो 28 जून तो ऑटोमेटिक अपने पास हो ही गया, ठीक है। तो जून का लास्ट हम समझ सकते हैं। और यदि हम सारी प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें तो मतलब हम जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी हम चले जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं कि जुलाई का इंतजार करना है। यहाँ पर आपको हड़बड़ी में अभी तुरंत भी इसका समाधान नहीं करना है कि बस आज निकली 28 को निकली 29 को भर दिया, आपको ऐसा भी नहीं करना। लेकिन आपको जुलाई के फर्स्ट वीक का भी इंतजार नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं वो आपको तैयार रखने, आपके पास नहीं है तो आप कुछ समय आपके अंतराल में 10, 12, 15 दिन में अगर आपसे बन जाते हैं तो आप उनको बनवा लीजिए, ठीक है। बाद में कोई भी आपका एफिडेविट स्वीकार नहीं किया जाए, कोई भी आपकी अंडरटेकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी कि मैंने तो भाई अप्लाई कर रखा था, नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि वेबसाइट को आप विजिट कीजिए। अधिकृत वेबसाइट जो भी है दिल्ली विश्वविद्यालय की जो है, जो पोर्टल आपको दिया गया है, नीचे लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें आप साफ कह सकते हो, देख सकते हो उसमें कि उसमें साफ शब्दों में कह दिया गया किसी प्रकार का कोई हम बदलाव नहीं करेंगे, जो भी हमारे रूल रेगुलेशंस है उसमें, ठीक है। बड़ी लंबी प्रक्रिया इसमें चलती है, आपको पता है लगभग 69 कॉलेजेज है, लगभग 79 प्रोग्राम इसके चलते हैं। यूजी में यदि हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 183 के लगभग इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में। और लगभग 71,000 मतलब 71,000 के लगभग सीटें जो है, कुछ इसमें विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती हैं यहाँ पर, कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, लेकिन 71,000 सीटों के लिए जो भी ये प्रोग्राम जो है मूल रूप से चलाया जा रहा है। 3 फेज में प्रोग्राम चलता है। हम पहले फेज की चर्चा कर रहे हैं। पहले फेज में केवल और केवल बच्चे का एक तरह से मतलब एक प्रोफाइल तैयार करनी होती है, CUET के एप्लीकेशन नंबर के आधार पर हम उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये बात हुई यहाँ पर, ठीक है। बहुत से बच्चों की क्यूरीज होती है कि साहब मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर अपनी बात पर बल देते हुए कह रहा हूँ, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास अभी समय है, अभी आपके पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने के समय में आप अपने जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है उनको बनवा लीजिए, ठीक है। और यदि आपके पास पुराने हैं तो उसको कुछ सर्टिफिकेट जो आपके स्पोर्ट्स वगैरह के हैं वो पहले के चल सकते हैं, लेकिन उसमें भी लगभग 3 साल के आसपास का जो अंतराल दिया है उसको भी आप अधिकृत वेबसाइट पर जाकर आप उसको प्रोग्राम को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो पहला फेज में मतलब लगभग 6 प्रक्रियाएं चलती है। तो पहले फेज में मूल रूप से हमने उसमें रजिस्ट्रेशन हमारा मान लीजिए हो गया।
अब जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात आती है वहाँ पर, तो आपको जो भी एक निश्चित फॉर्मेट दिया गया उस निश्चित फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसी फॉर्मेट में आपको करने हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें 10th-12th की मार्कशीट आपकी मूल रहती है। साफ शब्दों में कहा गया कि यदि 11th-12th की मार्कशीट आपकी कॉमन है तो आप 12th के नंबर को ही आप ठीक ढंग से भरें यहाँ पर। बाकायदा ये भी आपको निर्देश दिए गए कि 12th में यदि क्या लगभग होता है ये जो भी आप, अगर आप इस तरह के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स ही मूल रूप से, मैं जैसे साइंस के शिक्षार्थियों की या फिर आर्ट्स में जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उन लोगों की यदि मैं चर्चा करूं, तो उसमें मूल रूप से आपको बताया गया है कि भाई यदि आपकी थ्योरी में नंबर अलग हैं और आपके प्रैक्टिकल के नंबर अलग हैं तो आप दोनों को अलग अलग उसको मेंशन करेंगे। यदि का मतलब नहीं, ऐसा करना ही है। हाँ, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं यहाँ पर जिनमें क्या थ्योरी और मतलब प्रैक्टिकल के नंबर को अलग अलग वो शो नहीं करते, तो वहाँ पर वो कॉमन होते हैं, तो आप उसको दोनों को मिला करके जो आपका एग्रीगेट आ रहा है आप उसको भर दीजिए आप। लेकिन एग्रीगेट जो आपको है वो आपको बिल्कुल सब्जेक्ट आपको केवल वही भरना है जो आपके 12th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। परसेंटेज में आपको 0 पॉइंट का इधर उधर का, पॉइंट्स का भी इधर उधर नहीं करना आपको, क्योंकि यदि टाई ब्रेकिंग यदि होती है यहाँ पर, आपको साफ सुथरे शब्दों में बताया गया है यहाँ की आपका जो एडमिशन होगा वो CUET के आधार पर ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के 2 बच्चों के 4 बच्चों के एक सीट और उस सीट पे 4 बच्चों के कॉमन नंबर आ गया ना, ठीक है, मान लो आपके भी 98 आ गए, किसी दूसरे के भी 98 आ गए, तो उसका बेस क्या बनेगा फिर, ठीक है। वो टाई ब्रेकिंग की प्रक्रिया हो जाती है यहाँ पर, मतलब एक तरह से टाई हो जाता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है, उस पर आप देख लीजिए, कहीं भी बहुत से लोग विद्वान बैठे होंगे बताने के लिए क्या टाई ब्रेकिंग होगी। यदि आपको मतलब मोटी भाषा में समझाने की कोशिश करो तो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि ये इस तरह की प्रक्रिया यदि होती है तो फिर आपके 12th के नंबरों को ही आधार बनाया जाएगा। इसलिए आपके 12th के जो नंबर है मार्कशीट में उसको बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ करके उसको आप फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। पहले मैंने बता दिया कि यदि आप EWS का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप और कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप OBC का लाभ लेना चाहते हैं, तो जो क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर उसके बाद का ही सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत मूल रूप से अपने सिद्धांतों पर अडिग है। किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाता यहाँ पर। यदि आप स्पोर्ट्स वगैरह के में आपके एडमिशन हैं, उसके आधार पर आप लेना चाहते हो, तो मैंने बताया वो एक निश्चित समय दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें जाकर के देख सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट में भी आपकी बाद में ट्रायल होगी, आपको बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, वो सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फीस की यदि हम बात करें तो लगभग अनरिजर्व जो भी है या फिर EWS है उनके लिए 250 है, SC ST आदि के लिए 100 रुपये फीस जो है, ठीक है, वो निर्धारित की गई है। यदि आप अलग से भरते हैं, जैसे मान लो आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट भरते हैं, यदि आप स्पोर्ट्स कोटे में अलग जाना चाहते हैं तो फिर वो अलग से आपके एडिशनल फीस है यहाँ पर, ठीक है। फाइन आर्ट आदि के लिए अलग से 400 रुपये का विधान किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस का मुद्दा इसमें होता नहीं है, ठीक है। डिटेल्स मैंने बता दिया आपको, डिटेल्स आपको अच्छी तरह से भरनी है। नाम, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो ये एडिट होता नहीं है। बहुत सोच समझ करके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो 12th वाली है उसको आपको भली भांति उसको देखना है। नाम की स्पेलिंग आपको भली भांति देखनी है। आप जो अकाउंट नंबर उसमें डालेंगे उसको भी आप ठीक ढंग से देखेंगे, उसमें कोई भी डिजिट इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये अकाउंट मूल रूप से इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए आपका किसी एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उसकी फीस मान लो 30-35-40 हज़ार रुपये थी, दोबारा फिर किसी कारणवश आपने उसको चेंज कर दिया, दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, उसकी फीस मतलब 25,000 रुपये थी, तो जो बीच में डिफरेंस आएगा वो आपको वहाँ से और दूसरे कॉलेज में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। जो बका हुआ अमाउंट है वो आपके अकाउंट में इसमें आ जाएगा। तो अकाउंट की डिटेल आपको ठीक देनी होती है। आपके जो अस्तित्व में नंबर होते हैं वो आपको फ़ोन नंबर देने होते हैं, ऑलरेडी आप पहले दे चुके होंगे हालांकि CUT एग्जाम में, ठीक है। ईमेल आप रोज़ देखते हो, आप अच्छी तरह से देखते हो, उस ईमेल को आपको डालना होता है। कई बार लोगों की समस्या होती है कि मेरा ये ईमेल था, अभी मेरे को पासवर्ड ध्यान नहीं है, या मेरे को दोबारा पासवर्ड, हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आजकल कोई बड़ी नहीं है, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी जो समस्याएं आती हैं, जो समस्याओं को हम रोज़ हमारे सामने देखते हैं, उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के बारे में मैं आपको ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है। अभी आपको स्पोर्ट्स वगैरह की यदि है तो उसके लिए आपको अलग से आपका प्रावधान करना पड़ेगा, ठीक है। बता दिया 10th-12th वाला जो होता है मूल रूप से 12th को ही हम बेस बनाते हैं। यदि टाई ब्रेकिंग होगा तो 12th के नंबरों के आधार पर ही हम उसकी चर्चा करेंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। डेट लास्ट की बार बार आप चर्चा करते हैं, लास्ट डेट का कोई प्रावधान नहीं है अभी, केवल और केवल इसमें पहले फेज में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लगभग 1 महीने का आपके पास समय है, और भी 2-5 दिन आगे पीछे हो सकती है, प्रक्रिया आपको देखनी है। जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, और आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा,
उसके बाद आपकी दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सेकंड फेज आपका जो प्रारंभ होगा। तो सेकंड फेज में मूल रूप से आपको क्या करना होता है, केवल आप अपने प्रेफरेंस भरते हैं वहाँ पर, आपको कॉलेज कौन सा लेना है, आपकी सीट कौन सी लेनी है यहाँ पर, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आप भरते हैं यहाँ पर। तो जब आप उसको भर देंगे, दूसरा फेज आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है वो तीसरा फेज पर प्रारंभ होता है, उसमें आपको कॉलेज और सीट जो है उसका अलॉटमेंट किया जाता है। तो दूसरे और तीसरे फेज की फिलहाल हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम केवल पहले फेज की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें केवल और केवल आपको CUET के आधार पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स देखिए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जब आपको सारी फुलफिल हो जाता है आपकी पूरी प्रक्रिया, तो आप अपने दिमाग में सेकंड फेज के लिए भी चिंतन करना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस बनाना शुरू कीजिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसमें दो बातें होंगी भाई, या तो आपको किसी सब्जेक्ट के पीछे आप बिल्कुल लालायित है कि मुझे तो यही सब्जेक्ट चाहिए, मुझे किसी भी कॉलेज में मिलेगा, मुझे इसमें एडमिशन लेना है। या फिर कई स्टूडेंट्स की ऐसी होती है कि मुझे तो ये कॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट जो भी मिलेगा हम उसको ले लेंगे, स्वीकार करेंगे यहाँ पर। तो ये आपकी मतलब माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़, आप सब्जेक्ट के पीछे दौड़ रहे हैं या फिर आप कॉलेज के पीछे, ब्रांड के पीछे दौड़ रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिए। आज मूल रूप से हम CSAS की हम चर्चा कर रहे हैं, 24 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है इसके बारे में है, ठीक है। हाँ, कैटेगरी वगैरह आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने PWD कैटेगरी में पहले एडमिट किया था, मतलब CUS दिया था, वो कैटेगरी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले उस चीज़ का एक बार लाभ ले चुके वो, ठीक है। और एक बार किसी चीज़ का आप बेनिफिट ले लेते हो तो फिर आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फीस वीस की जो प्रक्रिया ये बाकी चलती रहती है यहाँ पर। तो आज मूल रूप से मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको यही बताना है कि आपने यदि इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना है, आप यदि इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार कर लीजिए, चाहे आपके वो स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके 12th की मार्कशीट हो, ठीक है। हालांकि और मार्कशीट का बहुत ज़्यादा कोई बेस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो जो मांगे गए उन चीज़ों के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके होने चाहिए, जो आप बार बार जिन सिग्नेचर्स को करते हैं, ठीक है। कई बार हम यहाँ अलग सिग्नेचर कर देते हैं, वहाँ अलग सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। मैं भी रोज़ एग्जाम में देखता हूँ, एग्जाम में पता चलता है कि परमिशन लेटर पे कुछ और ही है, यहाँ पर जब एग्जाम में ऑलरेडी जब कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकली दूसरा है, फिर बताया जाता है ये किसका है सर, ये तो ध्यान ही नहीं रहा, तो मैं तो बैंक में करता हूँ, या जो भी मतलब बहुत प्रक्रिया होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन शिक्षार्थी के लिए उस समय जो बड़ी बड़ी भारी मुद्दे ये बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मूल रूप से आज के सेशन में इतना ही। जब आपका सेकंड फेज प्रारंभ होगा उसकी हम दोबारा से चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, शुभ।